नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अपने दर्शक मित्रों का गोरखपुर यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों के अध्ययन हेतु इस विशेष श्रृंखला के 43वें लेक्चर में 43वें उपाख्यान में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। जैसा आपको मालूम है, इस महत्वपूर्ण विशेष श्रृंखला के तहत हम लोग ऐसे विभिन्न कानूनों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। साथ ही में यह हमारे इस पूरी लेक्चर का या पूरे सीरीज का आधार है। यह पुस्तक अपने आप में बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है, फाइनली डिजाइंड है और मात्र संधि सेवा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की जो ज़रूरतें होती है, परीक्षा संबंधी ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ ये पूरी जो किताब है वो डिज़ाइन की गई है। अपने आप में बहुत ही जो है उपयोगी है। तो इसी में से एक एक कानून को हम लोग प्रति सप्ताह जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक कानून के बारे में अध्ययन करना है जो कि द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी की बात करता है। ग्रेच्युइटी यानी कि एक प्रकार से सेवा उपहार कह सकते हैं या आप उसे परिउपहार कह सकते हैं। ठीक है, कई सारे नाम है इसके, परिदान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे और ये जो नौकरियत वर्ग है जो अपने आप में नौकरियां करता है, मुख्य रूप से सरकारी नौकरियां, उनको जब वे सेवानिवृत्त हो तो एक प्रकार का रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसे ग्रेच्युइटी कहते हैं। तो देखेंगे इस ग्रेच्युइटी का यह जो कानून है वो कैसे भारत में पूरा का पूरा जो है विकसित हुआ, क्या पहले परिस्थिति थी, आज की परिस्थिति है और यह कानून में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है और इनकी जो है इनका उद्देश्य जो है, मूलभूत उद्देश्य वो क्या है। पूरी चर्चा सेम मोडस ऑपरेंडी से, जिस मोडस ऑपरेंडी से हम लोग ये पूरी सीरीज पढ़ते हैं उसी तरीके से करना है। सबसे प्रथम हमें इंट्रोडक्शन एवं बैकग्राउंड की बात करनी है, देन आफ्टर हमें ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करनी है, एंड आफ्टर दैट अगर कोई इस लेख का कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई टीका हो या कोई महत्व हो तो उसको हम लोग साथ में समझते चलेंगे। अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। साथ ही में ऐसा नहीं है कि ये मात्र और मात्र यूपीएससी या ऐसी जो है हायर टायर वाली परीक्षाएं होती है उनके लिए है। चाहे परीक्षा कोई भी हो, चाहे कोई भी राज्य की हो, प्रतियोगिता परीक्षा अगर होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारा कंटेंट अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। और जैसे अगर आपने जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है अगर उसको आपने एनालिसिस किया ठीक से तो आपको मालूम पड़ेगा कि लॉ संबंधी कितने प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और अपने आप में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ऑप्शनल अगर आपका लॉ संबंधी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो या इंडियन पॉलिटी हो, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो ओवरऑल सारे अभ्यर्थी वर्गों को जो परीक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी में लॉ का अध्ययन कर रहे हैं, लॉ का कोर्स कर रहे हैं, उनको और सारे जिज्ञासु जो दर्शक है, जिज्ञासु जो नागरिक है भारत के, उन सबको ये आज की चर्चा या इस श्रृंखला के तहत जो हम चर्चा करते हैं वो अपने आप में उपयोगी होती है। देखेंगे अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा, जिससे हमें सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में 2-3 बिंदु देखने हैं। सारी चीज़ें यहाँ स्मार्ट आर्ट के फॉर्म में है, माइंड मैप के फॉर्म में है, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से जो है बहुत ही एक्यूरेटली मैं आपको प्रेजेंट कर सकूँ और साथ ही में आप उतनी ही एक्यूरेसी से याद कर सके, उतनी ही सरलता से आप याद कर सके। तो देखेंगे सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन में 3 बिंदु। प्रथम बिंदु कहता है कि इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी एक्ट। यह एक सामाजिक सुरक्षा का कानून है जो कि अपने आप में वर्कर्स को दिया जाता है, वर्कर्स या आप कह लीजिए एम्प्लॉइज को, which lays down the basic benefit to be provided to the employees। बेसिक बेनिफिट यानी कि जो मुनाफा या जो फायदा एम्प्लॉइज को दिया जाना चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयर, उसका यहाँ जिक्र किया गया है और वो चीज़ें यहाँ स्पष्ट की गई है इस पूरे कानून में। ऐसा कहा गया है वर्किंग इन कंपनीज, इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। मगर शुरुआत में ग्रेच्युइटी जो थी वो अपने आप में मात्र और मात्र सरकारी जो यूनिट्स होते थे, सरकारी जो इंडस्ट्रीज होती थी, उनके लिए ही सीमित था। मगर अब धीरे धीरे इस लॉ के आने से यह जो ग्रेच्युइटी है उसने एक यूनिवर्सल फॉर्म ले लिया है। चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कंपनी, इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट में ये लॉ लागू होगा। उनके कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी का लाभ मिलेगा। जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के अनुसार उनको कुछ रकम दी जाएगी एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये यहाँ जो है ग्रेच्युइटी है और यहीं से ये सिद्ध होता है। दूसरा बिंदु कहता है कि ग्रेच्युइटी इज अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज, यस, फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम हर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। यस, ये एक प्रकार का रिवॉर्ड है, एक प्रकार का इनाम है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को दिया जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ
एम्प्लॉयर जो है वो एक प्रकार से कृतज्ञ होता है कि भाई इतने साल कोई भी कर्मचारी ने जो है उसकी फर्म के लिए, उसके जो है यूनिट के लिए काम किया, उसके जो है वेंचर के लिए काम किया, तो खुश होके, एक प्रकार से खुश होके यहाँ ये रकम जो है वो दी जाती है। फिर तीसरा बिंदु कहता है कि टू रिड्यूस द रिटायरमेंट हार्डशिप्स एंड इनकन्वीनियंसेस। यस, हमें मालूम है कि रिटायरमेंट होने के बाद जो आय होती है, जो मासिक आय होती है, वो सदंतर शून्य हो जाती है। तो ऐसे में आगे का जीवन जो है, आगे का जीवन निर्वाह वो आसान रहे और हार्डशिप्स का सामना ना करना पड़े किसी भी एम्प्लॉय को, उसका ध्यान एम्प्लॉयर रखता है और उसके लिए ये ग्रेच्युटी की रकम जो है वो दी जाती है कि जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ रकम आएगी वो रकम को जो है एफडी करवा के उसके इंटरेस्ट में से जीवन जो है वो अच्छी तरीके से चलेगा। ऐसा यहाँ कुछ एनविसेज, ऐसी यहाँ कुछ कल्पना की गई है। तो ये बात रही यहाँ इंट्रोडक्शन की। तो हमने देखा कि ग्रेच्युटी एक्चुअली होता क्या है। अब हमें बैकग्राउंड के तरफ जाना है, बैकग्राउंड देखना है, 3-4 बिंदु देखने हैं, एक एक को देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप से स्कीम ऑफ ग्रेच्युटी पेमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन चॉइस ऑफ एम्प्लॉयर ओनली। यस, शुरुआती समय की बात है। आज की परिस्थिति अलग है, आज की परिस्थिति पर भी आ रहे हैं हम लोग, मगर शुरुआती समय में ये एम्प्लॉयर के ऊपर जो है आधार रहता था कि क्या वो ग्रेच्युटी अपने कर्मचारियों को देना चाहेगा या नहीं चाहेगा। कोई मैंडेटरी जो है यहाँ नेस में देखने को नहीं मिलती है। Where employer was generous, gratuity was paid to certain class. There was no universalization. No universalization. ये मुद्दा यहाँ देखना है। अगर एम्प्लॉयर जो है वो जनरस रहता था तो वे अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी देते थे, मगर कोई ऐसा कानून नहीं था जो मैंडेटरी बनाए, जो आवश्यक बनाए किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कि अपने एम्प्लॉय को जो है ये ग्रेच्युटी की रकम दे। यानी कि तब कोई एक यूनिफॉर्म कानून नहीं था कि जो इस बात को आवश्यक बनाए। सो इट वाज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर। इन 1955 वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू वर्किंग जर्नलिस्ट। यस, अब शुरुआत हुई धीरे धीरे। स्वतंत्र भारत की बात है, 1955 में सबसे पहली बार जो जर्नलिस्ट सेक्टर था, जो जर्नलिस्ट एम्प्लॉयज थे, उनको ग्रेच्युटी देने के लिए एक कानून यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा हमें पसार होता दिख रहा है, जिसका नाम था वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। यहाँ इस कानून में सबसे प्रथम बार वर्किंग जर्नलिस्ट को ग्रेच्युटी देने की बात की गई। ठीक है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रथम इंस्टेंस है। आफ्टर दैट केरला इन 1970 एंड वेस्ट बंगाल इन 1971 brought out their state laws which made gratuity a statutory right for the employee. Yes, फिर धीरे धीरे राज्यों में जो है ये पूरी जो मांग थी वो उठने लगी ग्रेच्युटी की। 2 राज्य इसमें आगे थे। सबसे प्रथम था केरला 1970 में और उसके बाद था वेस्ट बंगाल उसके अगले ही वर्ष यानी कि 1971 में। दोनों ने अपने राज्य में ग्रेच्युटी को एक प्रकार से आवश्यक बनाया, एक प्रकार से मैंडेटरी बनाया। ठीक है, तो सबसे प्रथम हिस्टोरिकली it was only based on the decision of employer. solely जो है डिसीजन जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा लिया जाता था कि क्या ग्रेच्युटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देन आफ्टर सेक्टरल जो है एक ग्रेच्युटी की स्कीम का उद्भव में भारत में देखने को मिला, विच वॉज इन द 1955 एंड आफ्टर दैट अलग अलग स्टेट्स जो है वो भी अपने आप अपने राज्य में ग्रेच्युटी का लॉ जो है वो गढ़ने लगे। पहला इंस्टेंस केरला में देखने को मिला 1970s में एंड दूसरा जो था वो वेस्ट बंगाल में 1971 में। देन मैटर डिस्कस्ड इन लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1971। यस, अब जैसे जैसे राज्य जो है वो अपने आप यह कानून बनाने लगे तो एक आवश्यकता उत्पन्न होने लगी, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की, एक यूनिफॉर्म लॉ की इस ग्रेच्युटी के ऊपर। तो यह मैटर पूरी जो है वो लेबर मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में पूरी की पूरी डिस्कस हुई, इसके ऊपर चर्चा विमर्श हुआ 1971 में। एग्रीड टू ब्रिंग आउट सेंट्रल लेजिस्लेशन फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यस, इसका निष्कर्ष क्या निकला इस डिस्कशन का? एग्रीड टू ब्रिंग आउट सेंट्रल लेजिस्लेशन। यस, यानी कि लेबर कॉन्फ्रेंस में यह सहमति जो है पाई गई या यह सहमति तक पहुंचा गया कि एक सेंट्रल लॉ जो है वो पारित किया जाना चाहिए ग्रेच्युटी को लेकर पूरे भारत में। एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 16 सितंबर 1972।
ठीक है, एक ड्राफ्ट एक्ट का निर्माण किया गया, मॉडल एक्ट का, और उसको लोकसभा के सामने रखा गया, पारित हुआ, राज्यसभा के सामने रखा गया, वहां से पारित हुआ, और राष्ट्रपति की जो अनुमति भी इनको इस पर्टिकुलर कानून को मिल गई, और ये 1972 में लागू भी हो गया। तो ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की एवं उसके साथ इसके बैकग्राउंड की। अब हमें इसका उद्देश्य देखना है, उद्देश्य के साथ जो मूलभूत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इस एक्ट में निहित है उनको भी साथ देखते चलेंगे। सबसे प्रथम यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी टू एम्प्लॉयज engaged in factories, mines, oil fields, plantation, ports, railway companies, shops and other establishment and other related matters। ठीक है, तो ये सारी जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी हजार्डियस इंडस्ट्री है, हजार्डियस इंडस्ट्री। तो यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको एक प्रकार से अपनी सेवानिवृत्ति पर रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो उसी का उद्देश्य बनाकर हुआ है यहाँ ये कानून ने इन सारे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युइटी पेमेंट का एक प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ बहुत ही अच्छा बनाया, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाया। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखने हैं, एक के बाद एक देखेंगे। सबसे प्रथम इसका एक्सटेंट देखें तो ऑल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में ये लागू है। स्कोप एंड कवरेज सेक्शन 1 में इसकी चर्चा की गई है कि यह एक्ट जो है वो इसकी एम्बिट कहाँ तक रहेगी। सबसे प्रथम फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, पोर्ट, प्लांटेशन एंड रेलवे कंपनी, ऐसी ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये जो 5-6 जो है हमें मिल रहे हैं यहाँ ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ से इनमें से 2 अलग ऑप्शंस को मिलाकर आपके सामने स्टेटमेंट रखेंगे, आपको पूछेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऐसी चीज़ों को हमें थोड़ी बारीकी से, थोड़ी सूक्ष्मता से याद रखना होगा। देन आफ्टर शॉप और एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 or more persons और were employed in preceding 12 months, यस, ऐसी दुकानें, ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट्स जहां 10 से अधिक कर्मचारी हो, उन सारे एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए यह जो ग्रेच्युइटी का जो लॉ है वो मैंडेटरीली अप्लाई किया जाएगा। सच अदर एस्टेब्लिशमेंट वेयर 10 or more persons आर एम्प्लॉयड आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अन्य सारे ऐसे जो है यूनिट्स, ऐसे कंपनीज, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए हो, उनके ऊपर भी ये कानून जो है वो संपूर्ण रूप से लागू होगा। कंटिन्यूअस सर्विस सेक्शन 2A, ग्रेच्युइटी लास्टेड ऑन सैलरी इनटू 15/26 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। यस, तो ये इसका कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के आधार पर किसी भी निवृत्त व्यक्ति को ग्रेच्युइटी की जो रकम है वो दी जाती है, लास्टेड ऑन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब उसके बाद देखें तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी विच इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द आर्टिकल देखेंगे। ग्रेच्युइटी इज पेड टू एम्प्लॉइज इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सुपरएन्युएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और डेथ और डिसेबलमेंट where the employee has rendered service for not less than 5 years. This amount of gratuity should not exceed the amount as decided by the central government. Yes, ये भी बात यहाँ जो है इतनी अच्छी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अपर सीलिंग डिसाइड की गई है, उससे ऊपर ग्रेच्युइटी का पेमेंट जो है वो नहीं हो सकता किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा कोई भी एम्प्लॉय को। और यहाँ लिखा गया है कि ग्रेच्युइटी इज पेड टू एम्प्लॉयज इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब उनका रोजगार खत्म हो जाए किसी भी एक व्यक्ति का, ठीक है, सपोज हम लोग एक एक्स व्यक्ति का एग्जांपल लें, तो जब तक ये एक्स की नौकरी चालू है तब तक उसे ग्रेच्युइटी मिलने पात्र नहीं है, मगर एक बार उसका रोजगार खत्म होने वाला है, रोजगार अब खत्म होने वाला है, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे सुपरएन्युएशन हो, रिटायरमेंट हो, रेजिग्नेशन हो, चाहे डेथ हो, डिसेबलमेंट हो, ठीक है, कारण चाहे कोई भी हो, जब इसका रोजगार खत्म होगा तो इसे ग्रेच्युइटी का पेमेंट जो है वो दिया जाएगा। ये बात यहां सेक्शन 4 में हमें दी गई है। देन द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे होल और पार्ट ऑफ ग्रेच्युइटी इन केसेस वेयर द टर्मिनेशन वाज द रिजल्ट ऑफ। यस, यहाँ कुछ ऐसा बिंदु भी है कि इस प्रकार से अगर नौकरी खत्म हुई है, इस प्रकार से अगर रोजगार खत्म हुआ है, देन द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युइटी। Willful omission or negligence causing damage or loss to the property belonging to the employer, disorderly conduct or violent behavior, and any act which constitutes an offense involving the moral
टर्पिट्यूड, यस, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर अनैतिक कर्मचारी हो या वायोलेंट कर्मचारी हो तो ऐसे मामलों में जो है ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ विलफुल ओमिशन का भी जिक्र किया गया है, यानी कि जो है जानबूझ के कोई ऐसी गलती करना जिससे एम्प्लॉयर को नुकसान हो या एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान हो, तो ऐसे मामलों में ग्रेच्युटी जो है वो नहीं दी जा सकती। एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे द होल अमाउंट। फिर कंपल्सरी इंश्योरेंस विच इज डेल्ट इन सेक्शन 4A। देखिए ए आया यानी कि ये पीछे से अमेंडमेंट से जो है ये सारे सेक्शंस जो है ये धारा है वो उसमें शामिल की होगी। एवरी एम्प्लॉयर other than establishments under the state and central governments are liable to obtain insurance for his liability for payment of gratuity। yes, सरकारी कोई भी यूनिट हो उसके अलावा सारे एस्टेब्लिशमेंट्स जो कि ग्रेच्युटी के क्वालिफिकेशन में आते हैं उनके एम्प्लॉयर्स के लिए ये फर्जियात है या आवश्यक है कि वे ग्रेच्युटी पेमेंट का इंश्योरेंस जो है वो ले ले फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC अंडर LIC एक्ट 1956। The appropriate government may exempt such employers from this provision who have already set up a gratuity fund। तो जिसका जिक्र यहाँ किया गया है, कंपलसरी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है ग्रेच्युटी का फॉर द एम्प्लॉइज अदर देन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडरटेकिंग्स या यूनिट्स कह लीजिए। देन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेच्युटी कैसे इसको तय किया जाए, द एम्प्लॉय सेंड्स एन एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयर फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यस, ये एक फॉर्मल जो है प्रोसीजर है जहाँ एम्प्लॉय के द्वारा एक एप्लीकेशन जो है एक अर्जी एम्प्लॉयर को दी जाती है और उस एप्लीकेशन से ग्रेच्युटी की रकम जो है वो मांगी जाती है। व्हेनेवर द ग्रेच्युटी बिकम्स पेएबल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इवन इफ द एप्लीकेशन इज नॉट मेड एंड कन्वे इट टू द कंसर्न एम्प्लॉय। यस, यहाँ सुओ मोटो एम्प्लॉयर को जो है सुओ मोटो एक ऑब्लिगेशन दिया गया है, एक कर्तव्य दिया गया है कि भले ही अगर कोई भी कर्मचारी का समय हो गया है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का तो भले ही एप्लीकेशन रिसीव ना की हो उसके द्वारा, मगर फिर भी यहाँ एम्प्लॉयर के द्वारा अपने आप कैलकुलेशन करके एम्प्लॉय को जानकारी पहुंचानी चाहिए। तो ये यहाँ ऑब्लिगेटरी है। इफ सच अमाउंट इज नॉट पेड इन अ स्टिपुलेटेड टाइम देन इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एट सच रेट कैलकुलेटेड बाय सिंपल इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, अगर कोई भी कारण एम्प्लॉयर जो है वो पेमेंट करना चूक गया अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जो समय तय किया हुआ है उसमें, तो यहाँ इस अमाउंट का जो ब्याज है वो लगेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो तय किए गए दर है उस दर से लगेगा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, यानी कि किसी भी जो है डिस्प्यूट के मामले में द कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स द अमाउंट पेएबल टू द एम्प्लॉय, दस द मैकेनिज्म फॉर रिकवरी ऑफ सच ग्रेच्युटी लाइज विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यस, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी का भी यहाँ निर्माण किया गया है जो कि पेमेंट स्मूथली चले उसको सुपरवाइज करे, उसको मॉनिटर करे और किसी भी जो है डिस्प्यूट के समय में वे हरकत में आ जाए और एम्प्लॉयर को बता दे कि भाई आपको इतने पैसे देने हैं, अपने आप कैलकुलेशन करके। देन आफ्टर इंस्पेक्टर्स विच आर डिस्कस्ड इन सेक्शन 7A एंड 7B ऑफ द एक्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स इंस्पेक्टर्स इंटेंडिंग टू ascertain that the provisions of the act are implemented and look into violation of the provision। yes, तो एक डेडिकेटेड इंस्पेक्टर्स को भी यहाँ सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनको ये कार्य दिया जाता है कि उनको देखना है कि उनके जुरिस्डिक्शन में जो ग्रेच्युटी पेमेंट है वो स्मूथली चले और जो कॉन्फ्लिक्ट जो डिस्प्यूट्स है उसका भी निराकरण अच्छी तरीके से हो और सारी चीज़ें जो है वो हार्मोनियस रूप से चलती रहे। पेनल्टीज की बात करें तो द एक्ट स्पेसिफिकली लेस डाउन पेनल्टीज इन केस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट और नोइंगली makes any false statement or representation. In such cases, punishment may extend to 6 months or with a fine of ₹10,000. In case of contravention of any provision, then punishment may include imprisonment ranging from 3 to 12 months or with a fine ranging from 10,000 to 20,000. So these are some penal provisions which are associated with the violation of the provisions of this act. ठीक है, जो आपके सामने है। अब हमें यहाँ देखना है कि इसके क्रिटिसिज्म और इम्पोर्टेंस, प्लस यहाँ अगर अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट यहाँ काफ़ी सारी बार किए गए हैं, मगर कोई महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। अन्यथा अगर अमेंडमेंट की मैं आपको बात करूँ तो दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स राइट फ्रॉम 1984, देन 1987, then 2000
9, 2010, 2018 and lastly 2019. So these are the years of amendment this act. ठीक है, जो हमने अलग अलग धाराएं देखी जिनमें पीछे अल्फाबेट्स थे 4A, 7A, 7B, तो ये सारी धाराएं इस अलग अलग अमेंडमेंट्स के तहत इसमें शामिल की होगी। ठीक है, अब यहाँ में देखना है, पहले तो टीका देखेंगे, फिर बाद में इसका महत्व देखेंगे। दोनों ही तीन तीन है। सबसे प्रथम टीका से शुरुआत करेंगे, क्रिटिसिज्म से शुरुआत करेंगे। मेन इश्यू नॉट रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव प्रोविजन बट कंसर्न्ड विथ एडमिनिस्ट्रेशन लकूनास। यस, यहाँ जो मुख्य प्रश्न है वो प्रश्न कानूनी प्रश्न नहीं है कि कानून जो है शक्तिशाली नहीं है या दुर्बल है, मगर इस कानून की जो प्रावधान है, इस कानून की जो प्रोविजंस है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ एक वैक्यूम है, एडमिनिस्ट्रेशन लकूना है। ठीक है, तो यहाँ ये ठीक करने के लिए ये कानून अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र और मात्र कैसे ग्रेचुइटी पेमेंट किया जाए या वो सारी चीज़ों का जो है समावेशन किया गया है, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव लकूनास को यहाँ एड्रेस नहीं किया गया। ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा, need to redefine executive rules to ensure effective and efficient implementation of the act. Need to redefine executive rules. ठीक है, जो यहाँ एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कार्य होता है, अब समय यह है कि इन कार्यों को फिर से रिडिफाइन करना, इन्हें पुनः परिभाषित करना। ठीक है, तो ये भी यहाँ इस कानून के द्वारा नहीं किया गया। ये इसकी दूसरी टीका है जो आज के समय में ज़रूरी है। अगर ये किया गया होता तो यहाँ आज एडमिनिस्ट्रेशन लकूनास में नहीं दिखते हैं, मगर यहाँ ये दो बिंदु अपने आप में इंटरलिंक्ड है और दोनों ही मौजूद है। कवर्स ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट मोर देन 10 एम्प्लॉइज। यस, ये एक इसका सबसे जो है बड़ा, मैं निजी तौर पर आपको बताऊं तो ये मुझे सबसे बड़ा इसका कॉन्स्टेंट लगता है, क्योंकि जो मीडियम स्केल है, जो माइक्रो स्केल्स है, वहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उनकी सोशल सिक्योरिटी का किया, ठीक है, उनके रिटायरमेंट का किया, उनकी रिटायरमेंट हार्डशिप्स का किया। तो अपने आप में यहाँ ये कानून मात्र और मात्र ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स, ऐसे कंपनीज को कवर करता है जहाँ मोर देन 10 एम्प्लॉइज हो रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मुझे लगता है। अब रही बात इंपॉर्टेंस की, 3 इंपॉर्टेंस है, देखेंगे। सबसे प्रथम, प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। यस, इट प्रमोट्स वेलफेयर। ठीक है, एक प्रकार से कल्याणकारी योजना है, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा का कानून है, जो अपने आप में इनके कल्याण को जो है अपलिफ्ट करेगा, इनका कल्याण करेगा, इनकी स्थिति को अपलिफ्ट करेगा और इनका कल्याण करेगा। कवरेज हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एंड इट इज कंटिन्यूअसली ऑन द राइज। यस, कवरेज जो है इसकी वो भी बढ़ती जा रही है और कंसिस्टेंटली जो है इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, जो अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा, ऑल्सो सेक्टर्स, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स ओनली एम्प्लॉइज। यस, सबसे प्रथम हमने देखा था तो मात्र और मात्र सेक्टोरल था, कुछ वर्किंग जर्नलिस्ट को ही जो है इस प्रकार से ग्रेचुइटी की सिक्योरिटी दी जाती थी। फिर बाद में स्टेट वाइज हमने देखा, फिर बाद में सेंट्रल लेजिस्लेशन आया। ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेशन ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों के एम्प्लॉयज़ को कवर किया, जो इसकी जो है सबसे बड़ा इसका महत्व है। मगर अगर यहाँ ये बिंदु हट जाए, 10 एम्प्लॉयज़ की जो लिमिट है अगर वो हट जाए, तो ये स्कीम की कवरेज और भी बढ़ सकती है। ये स्कीम और भी भारत के अर्थतंत्र को बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके क्रिटिसिज्म एवं इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आज हमने इस 43वें उपाख्यान में ग्रेचुइटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून देखा, जो अपने आप में हमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो है जानने में मददरूप साबित होगा। और अगर आप ये सेशन अच्छी तरीके से सीरियसली देखेंगे तो आपके परीक्षाओं में भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसी महत्वपूर्ण विषय से श्रृंखला के अगले उपाख्यान में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। साथ ही में ग्रोथ माउंट यूपीएससी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जो यहाँ कंटेंटों की चर्चा होती है, जो रिसर्च कंटेंट यहाँ मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक, महत्वाकांक्षी एवं सीरियस अभ्यर्थियों तक पहुँचे। तो यही सारी चीज़ें थी। हम लोग मिलेंगे अगले इस श्रृंखला के उपाख्यान में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।